हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिट 10। ये हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करें तो पेपर 2 की आपको ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो है वो फॉलो करनी है। ठीक है, इसमें हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है और अभी जो है अपनी नेक्स्ट यूनिट 10 जो है वो स्टार्ट करिए। ठीक है, ये यूनिट जो है वो पूरे के पूरे यूजीसी नेट के सिलेबस में काफी ज्यादा छोटी है। ठीक है, इसको जो है वो हम बहुत जल्दी जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक सिलेबस को देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो आपके यूनिट 10 में कौन कौन सा सिलेबस जो है वो देखने को मिलता है, एक मिनट। तो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सबसे पहले कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की इंट्रोडक्शन, रेलिवेंस, मेथडोलॉजी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कंसर्न एंड कंपैरिजन। ठीक है, सेकंड आपका टॉपिक है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपैरेटिव पब्लिक लॉ को पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि पब्लिक लॉ क्या होता है। बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग कि पब्लिक लॉ क्या होता है, आपका प्राइवेट लॉ क्या होता है। पब्लिक लॉ मीन ऐसा लॉ जो कि डील करता है पब्लिक से, डील विद पब्लिक एट लार्ज, या तो आपका स्टेट। ठीक है, स्टेट एंड सोसाइटी। ठीक है, तो आपका ऐसा लॉ जो कि आपका डील करे पूरी की पूरी पब्लिक से, स्टेट से, सोसाइटी से, वो होते हैं पब्लिक लॉ। जैसे कि आपका क्राइम हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए कि यदि क्राइम होता है ना तो वो किसी ना किसी इंडिविजुअल का होता है, एक फैमिली के एक सदस्य का मर्डर होता है, लेकिन डर तो सारी की सारी सोसाइटी में फैलता है ना। डरती तो सारी की सारी सोसाइटी है कि क्राइम हुआ है, ठीक है, मर्डर हो गया किसी का, दूसरे आसपास के लोगों में भी तो डर फैलता है। ठीक है, तो ऐसा लॉ जो कि पब्लिक से डील करता है, आपका सोसाइटी एट लार्ज से डील करता है, वो होता है पब्लिक लॉ। जैसे कि आपका किसी का मर्डर हो गया, क्राइम हो गए, ठीक है, आपका क्राइम मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, ये सब जो है वो आपके पब्लिक लॉ में आते हैं। प्राइवेट लॉ, जहां पर ये पब्लिक जो प्राइवेट लॉ है जो डील करता है सिर्फ एक इंडिविजुअल से, जैसे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गए, जब ए और बी दो पार्टीज हैं, ठीक है, तो ए पर्सन ने यदि ब्रीच भी कर दी उस कॉन्ट्रैक्ट, तो बी के पास ए पावर है कि वो ए को ही स्यू कर सकता है। ठीक है, उसके पास लिमिटेड पावर है कि वो ए के खिलाफ ही केस फाइल कर सकता है, वो पूरी की पूरी सोसाइटी के खिलाफ तो केस फाइल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस आपका पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। ठीक है, और यदि आपने इतने टाइम से यदि आपने आईपीसी को स्टडी किया है, अपना लॉ ऑफ क्राइम को लॉ ऑफ टॉर्ट को, आपका कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, इस तरह से वेरियस लॉ जो है आप स्टडी कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि पब्लिक लॉ क्या होते हैं और प्राइवेट लॉ क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखो वेरियस प्रोविजन जो है वो बोरो करे गए अदर कंट्रीज। और कंपैरेटिव लॉ क्या है आपका, बेसिकली डील करता है कंपैरिजन से, कि हम वन कंट्री के में दूसरी कंट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं कि यहां पर आपका गवर्नमेंट कैसी है, यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, ठीक है, और दूसरी कंट्री में किस तरह से करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कंपैरिजन करते हो, यदि आपकी एक फ्रेंड ने बहुत अच्छा सा सेलफोन खरीद के रखा है, ठीक है, तो आप कंपैरिजन करते हो उसके साथ, ठीक है, उसमें कितने फीचर हैं और मेरे फोन में कितने फीचर हैं, ठीक है, क्या उसके फीचर कितने अच्छे हैं और मेरे फीचर जो है वो उससे कितने अच्छे हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम कंपैरिजन करते हैं गवर्नमेंट का। ठीक है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसका, गवर्नमेंट, ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज किस तरह से काम करती है उसका, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ठीक है, उसका हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम अभी थोड़ा सा थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो कंपैरेटिव लॉ क्या है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ क्या है, एक स्टडी है ऑफ डिफरेंट लीगल सिस्टम की और उनके स्ट्रक्चर की, जो कि फोकस करते हैं आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटी, हमें देखनी है, डिफरेंसेस देखने हैं कि किसी अदर कंट्री के लॉ में किस तरह से आपकी सिमिलैरिटी है और किस तरह से हमारी कंट्री के लॉ के साथ किस तरह से आपका डिफरेंस है। ठीक है, ये प्ले करता है क्रूशियल रोल
इन अंडरस्टैंडिंग और डाइवर्सिटी, जब हम ये बोला है बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है, जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो है वो उस कंट्री के, उस रीजन के, उसमें लॉ में कितने वेरियस वे हैं और कितनी उसमें सिमिलैरिटी है और किस तरह से डाइवर्सिटी, ठीक है, किस तरह से हम उसके लीगल सिस्टम उन कंट्री का वैसा है और हमारी कंट्री का वैसा, ठीक है। हियर यहां पर हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ रेलिवेंस मेथोडोलॉजी एज वेल एज सम प्रॉब्लम, ठीक है, इनके बारे में अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका डेफिनेशन क्या है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की, तो एक क्या है, ये कोई लॉ नहीं है, ये एक स्टडी है, ठीक है। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ क्या है, आपका एक स्टडी है, जहां पर हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्या सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस कि अदर कंट्री की लॉ में, डिफरेंट कंट्री के लॉ में क्या कुछ सिमिलैरिटी है और क्या कुछ जो है वो डिफरेंसेस है। ये इन्वॉल्व करता है आपका सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लीगल सिस्टम, कि हम देखेंगे कि उस कंट्री का लीगल सिस्टम कैसा है, उसमें कैसा सिस्टमैटिक ढंग से जो है वो काम किया जा रहा है, वहां के लीगल रूल कैसे हैं, लीगल इंस्टीट्यूशन कैसे हैं जो अक्रॉस वेरियस जुरिस्डिक्शंस, अलग अलग कंट्रीज की जुरिस्डिक्शन में किस तरह का लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है ऑफ दिस फील्ड इज नॉट टू प्रमोट वन लीगल सिस्टम। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है इस लीगल सिस्टम का, कि ना कि प्रमोट करना किसी एक लीगल सिस्टम को अनदर। यहां पर बोला है हम क्या करते हैं, ऑल ओवर द कितनी भी कंट्रीज हैं उनका हम स्टडी करते हैं कि उनकी कंट्री में क्या कुछ वेरियस फैक्टर है जो कि हमारी कंट्री में नहीं, ठीक है। तो यदि हम अपने सिलेबस को देखें तो उसके अकॉर्डिंग मैंने छोटे छोटे जो है वो पॉइंट रखे हैं, जैसे कि आपका रिलेवेंस है हमारे सिलेबस में, ठीक है, तो मेथोडोलॉजी है, इसको हम सभी को थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे और बिल्कुल एज पर द सिलेबस सब कुछ स्टडी करेंगे, ठीक। तो आपका इंपॉर्टेंस क्या है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का, तो कल्चर अवेयरनेस। देखो कंपैरेटिव लॉ जो है वो अलाउ करता है किसी इंडिविजुअल को टू अप्रिशिएट द कल्चर डाइवर्सिटी दैट शेप लीगल सिस्टम, कि हम क्या करते हैं, समझते हैं दूसरी कंट्री का कल्चर कैसा है, उसका लीगल सिस्टम कैसा है वहां का, और ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से उनका कल्चर, नॉर्म्स, उनकी वैल्यू जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लीगल प्रिंसिपल और प्रैक्टिस इन द डिफरेंट सोसाइटी, और किस तरह से जो है वो अपना प्रैक्टिस करें, किस तरह से वहां पर काम हो रहा है लीगल सिस्टम का, ठीक है। फिर आपका लीगल यूनिफिकेशन एंड हार्मोनाइजेशन, ठीक है, जब आप कानून का एकीकरण करते हो और वहां पर सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हो, ठीक है। इस स्टडी से हम क्या करते हैं, कानून का एकीकरण करते हैं और हार्मोनाइजेशन करते हैं, कि हम डिफरेंट जब लॉ को देखेंगे, जब हम आइडेंटिफाई करेंगे सिमिलैरिटीज को और कुछ एक डिफरेंसेस को इन द लीगल सिस्टम में, तो कंपैरेटिव लॉ जो है आपका हेल्प करता है, एड करता है द प्रोसेस ऑफ लीगल यूनिफिकेशन और हार्मोनाइजेशन। और ये भी प्रोवाइड करता है कि बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लीगल कॉर्पोरेशन किस तरह से जो है वो काम कर रही है, कि बेसिस क्या है अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग का, ठीक है, इंटरनेशनल लीगल कॉर्पोरेशन का बेस क्या है, एंड डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है यूनिफॉर्म लॉ की, ठीक है, सामान्य कानून, जो भी समान कानून है, यूनिफॉर्म लॉ है, उन कानूनों का विकास जो है वो किस तरह से हो रहा है। अब लीगल रिफॉर्म क्या है, जब बोला है पॉलिसी मेकर एंड लेजिस्लेचर जो है आपके रेफर करते हैं कंपैरेटिव लॉ को व्हेन कॉन्टेम्पलेटेड लीगल रिफॉर्म्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अलग अलग कंट्रीज में किस तरह का पॉलिसी हो रहा है। देखो अब देखो कितना हमारे इंडिया में भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो कभी हमारे कंट्री में इस तरह का नहीं था, बाहर की कंट्रीज में ऐसा सिस्टम था, हमने भी कुछ एक चीजों को वहां से अडॉप्ट कर रहे हैं ना, ताकि अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। और इसी तरह से कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में भी क्या होता है, हम लीगल सिस्टम की स्टडी करते हैं वहां, ठीक है, ताकि जो पॉलिसी मेकर है और लेजिस्लेचर है वो ऑफन रेफर करते हैं कंपैरेटिव लॉ को व्हेन कंटेम्पलेटिंग लीगल रिफॉर्म, ठीक है, ताकि हम कानूनी सुधार कर सकें अपनी कंट्री में, और इसको अंडरस्टैंड करके, अदर लीगल सिस्टम को अंडरस्टैंड करके सिमिलर इशू जो कि हमारी कंट्री में हो रहे हैं, या कैन इन्फॉर्म द क्रिएशन ऑफ मोर इफेक्टिव एंड जस्ट लॉ, ताकि हम अपनी कंट्री में बहुत अच्छे लॉ को जो है वो बना सकें। फिर है आपका लीगल रिसर्च, ये हम क्या स्टडी कर रहे हैं,
आपका इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कंपैरेटिव लॉ की, ठीक है। फिर है आपका लीगल रिसर्च एंड एजुकेशन। कंपैरेटिव लॉ जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कि लीगल रिसर्च को, देखो कंपैरेटिव लॉ जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं, हम भी तो स्टडी कर रहे हैं कि अदर कंट्रीज को, अगर फर्दर सेशन में देखेंगे कि वहां यदि हमारे गवर्नमेंट जो हमारे अदर कंट्रीज है, क्या वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, इसको हम पूरा स्टडी करें नेक्स्ट आने वाले जितने भी सेशन होंगे, ठीक है। और कंपैरेटिव लॉ जो है वो आपका कंट्रीब्यूट करता है कि लीगल रिसर्च एंड एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन द लीगल कंसेप्ट, ताकि इनकरेज किया जा सके क्रिटिकल थिंकिंग को एंड मॉरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल प्रिंसिपल को, ताकि हम इनकरेज करें किसको, आपके जो भी क्रिटिकल थिंकिंग है और लीगल प्रिंसिपल है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो इनकरेज करें। फिर है आपका रेलिवेंस क्या है, कि हम किस तरह से देखते हैं कंपैरेटिव लॉ की रेलिवेंसी क्या है। तो लीगल हार्मोनाइजेशन की कानूनी सामंजस्य जो है वो स्थापित होता है। आपका कंपैरेटिव लॉ कैन एड टू आइडेंटिफाई, कंपैरेटिव लॉ जो है वो आपका हेल्प करता है, एड करता है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें वेरियस अलग अलग लीगल सिस्टम कैन बी हार्मोनाइज, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, उन अदर एरियाज के लीगल सिस्टम को पहचान सके, जिससे क्या हो, हमारा जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कॉरपोरेशन है, ठीक है, उनमें हमारा सहयोग जो है वो बढ़ सके, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को जो है वो बढ़ावा मिल सके और फैसिलिटेट किया जा सके आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को, ठीक है। और फिर है आपका लीगल डेवलपमेंट। इससे क्या होती है, आपकी लीगल डेवलपमेंट होती है। आपका कंपैरेटिव लॉ को आप स्टडी करोगे, अलग अलग कंट्रीज के लॉ को देखोगे, स्टडी करोगे, तो वहां पर हमारे लीगल डेवलपमेंट तो होगी। हम कुछ एक चीजें वहां से चुराएंगे और अपनी कंट्री में जो है एप्लीकेबल करेंगे, या बाहर की कंट्री हमारे देश में देखेंगे कि इस तरह यहां इंडिया में किस तरह का सिस्टम है, वो भी हमसे जो है वो थोड़ा सा इनकरेज होंगी और अपनी कंट्री को मैं जो है वो लॉ एप्लीकेबल करें, ठीक है। तो आपका लीगल डेवलपमेंट भी होती है, इससे बोले इट कैन रेफर कर, इट कैन सर्व एज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फॉर कंट्रीज लुकिंग टू डेवलप ऑन और रिफॉर्म, ठीक है, ताकि डेवलप किया जा सके और सुधारा जा सके अपनी कंट्री के लीगल सिस्टम को, किस तरह से, किस तरह से हम सुधार सकेंगे और डेवलप कर सकेंगे, अडॉप्ट करके बेसिक प्रैक्टिस फ्रॉम अदर जुरिस्डिक्शन, कि जो कुछ वहां पर आपका प्रैक्टिस हो रहा है, जो लॉ वो सिस्टम जो वहां पर प्रैक्टिस हो रहा है, हम उसको अडॉप्ट करें, ठीक है। फिर आपका लीगल डेवलपमेंट, ठीक है, लीगल डेवलपमेंट भी हमने देख लिया। चलो फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कि हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग हाउ डिफरेंट लीगल सिस्टम इंटरप्रेट, कि हम इससे स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो है वो अदर कंट्रीज का लीगल सिस्टम जो है वो इंटरप्रेट हुआ है, सिमिलर लीगल कंसेप्ट क्या है, और ताकि प्रोवाइड करें, कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू अल्टरनेटिव अप्रोच टू रिजॉल्व लीगल इशू, कोई जो भी, ताकि हम भी क्या कर सके, जो अल्टरनेटिव अप्रोच को अपना सके, ताकि लीगल इशू जो भी हो रहे हैं उनको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। फिर है आपका लीगल ट्रांसप्लेंट, ठीक है, कंपैरेटिव लॉ जो है आपका हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए लीगल कंसेप्ट को, एंड इंस्टीट्यूशन आर अडॉप्टेड और अडॉप्टेड फ्रॉम वन लीगल सिस्टम टू अनदर लीगल सिस्टम, ठीक है, ताकि बोले है ये जो आपका कंपैरेटिव पब्लिक लॉ है वो आपका अंडरस्टैंड हेल्प करता है इस तरह से अंडरस्टैंड करने में कि कौन सी ऐसी कानूनी अवधारणाएं हैं और ऐसे कौन से संस्थान हैं, वो एक कानूनी प्रणाली को दूसरे के अनुकूल जो है वो किस तरह से किया जा सकता। फिर है आपका लीगल एजुकेशन, कि कंपैरेटिव लॉ को हम लीगल एजुकेशन लेने के लिए भी स्टडी करते हैं। स्टडिंग कंपैरेटिव लॉ कैन ब्रॉडन द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ स्टूडेंट्स, ठीक है, लीगल प्रोफेशनल्स, मेकिंग देम मोर अडेप्टेबल टू द ग्लोबलाइजेशन लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर है किस तरह से हम स्टडी करेंगे, मेथोडोलॉजी क्या है, जो कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है। मेथोडोलॉजी क्या है कंपैरेटिव लॉ की, तो फंक्शनल अप्रोच से हम स्टडी कर सकते हैं, वो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि हाउ डिफरेंट लीगल सिस्टम अचीव सिमिलर ऑब्जेक्टिव, हम किस तरह से जो है वो डिफरेंट लीगल सिस्टम को स्टडी करें ताकि अचीव किया जा सके क्या, सिमिलर ऑब्जेक्ट डिस्पाइट हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म,
ठीक है। फिर है आपका हिस्टोरिकल अप्रोच कि हम एनालाइज कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से भी कि इस कंट्री में इस तरह से डेवलपमेंट हुई है। एंड लीगल सिस्टम को ट्रेस टू देयर ओरिजिन एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है। फिर है आपका कंपैरेटिव लीगल फैमिली अप्रोच, ठीक है, क्लासिफाइज लीगल सिस्टम इनटू फैमिलीज, ठीक है। यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपका कॉमन लॉ है, सिविल लॉ है, इस्लामिक लॉ है, इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। फिर है आपका केस बेसिस कंपैरिजन, हम जो है वो केस बेसिस कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये इन्वॉल्व करता है कि हम कंपेयर करेंगे स्पेसिफिक लीगल केसेस एंड डिसीजन अक्रॉस जुरिस्डिक्शन टू आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी कॉमनलिटीज हैं, ठीक है। एंड आपका किस तरह से बोला है आपका विशिष्ट कानूनी मामले हैं या किस तरह के आपके डाइवर्सिटी इन द लीगल रीजनिंग है, ठीक है। फिर आपका प्रॉब्लम क्या है, कंसर्न द कंपैरिजन। तो आपका प्रॉब्लम क्या है जब हम स्टडी करते हैं ना कंपैरिजन, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ को हम स्टडी करते हैं, तो वहां पर हमें हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जब हम इसको स्टडी करते हैं। तो वहां पर कल्चर प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके कल्चर एंड लिंग्विस्टिक बैरियर हो सकते हैं कि अदर कंट्री की जो है वो का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो है वो अलग है, ठीक है। और ये सब जो है वो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लीगल आपका ट्रांसप्लेटेंट्स, ठीक है, लीगल ट्रांसप्लांट, ठीक है। इट मींस कि कानूनी जो भी प्रत्यारोपण है, सक्सेसफुल ट्रांसप्लेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, नॉट ऑलवेज फ्लेक्सिबल, हमेशा ही फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये वेरी करता है सोशल एंड इंस्टीट्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिर है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी भी होती है, संवेदनशीलता भी होती है, ठीक है। फिर है कंप्लीट इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, यदि आपको अच्छी सी जो एक्यूरेट आपकी एक्यूरेट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं ना मिल पाएगी तो आप बहुत अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की, ठीक है। फिर है लीगल कंसेप्ट कंप्लेक्सिटी एंड आपका एथिकल कंसर्न, ठीक है। अब हम मेन टॉपिक को स्टडी करेंगे, ठीक है, जो कि आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में ये सब दिया गया था, ठीक है। तो आपका कंपैरेटिव लॉ पब्लिक लॉ को हमने बहुत अच्छे से जाना कि ये क्या है, आपकी एक स्टडी है, एक ऐसी स्टडी है जहां पर आप लीगल इंस्टीट्यूशन ऑफ 2 और मोर कंट्रीज को आप स्टडी करते हो और वहां पर कंपैरिजन करते हो और उनका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क किस तरह से है और उस कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म किस तरह से है और पॉलिसी मेकिंग फॉर्मेट किस तरह से, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस किस तरह से, मतलब वहां की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी मेकिंग आपका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस किस तरह से काम करता है, उसको कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ। Therefore, हमारा कंपैरेटिव पब्लिक लॉ क्या है, इंटरचेंजेबली कॉल्ड कंपैरेटिव लीगल कंपैरेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव डिफाइंड स्ट्रक्चर, ठीक है, कि बोले पूरी दुनिया में हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट का हमेशा ही क्या रहता है, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ऑल ओवर द कंट्रीज, ठीक है, जो डिफाइन करता है आपका स्ट्रक्चर कैसा है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है, ताकि क्या हो सके जो भी आपकी शासन प्रणाली है ना उसमें आर्बिट्रेरी जो है वो मैनर ना हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द व्हीम एंड फेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट पावर। ठीक है, तो आपकी दीज गवर्नमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ये हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम 2 टाइप ऑफ जो है वो गवर्नमेंट देखते हैं। एक तो आपका मतलब 2 टाइप में इसको 2 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला तो है आपका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड सेकेंड है रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। तो आपका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में कौन सी आपकी गवर्नमेंट आती है, तो एवरी लीगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर गवर्न होती है, लोकेटेड होती है 1 और मोर प्लेसेस में ज्योग्राफिकली ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स जो है आपका 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरी में डिवाइड किया गया। आपका फर्स्ट है यूनिटरी, सेकंड है फेडरल एंड थर्ड है आपका कॉन्फिडरेट, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में है यूनिटरी और आपका फेडरल, इसको ही हम अपना स्टडी करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा चार्ट के थ्रू देखेंगे। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, जहां पर स्टेट कुछ एक पावर आपकी स्टेट के पास होती है, कुछ एक होती है आपकी सेंटर के पास, ठीक है। अब मैंने जो शुरू में कहा था कि हमारा इंडिया जो है आपका क्वासी फेडरल है,
जहां पर ना तो केवल आपकी पूरी की पूरी फेडरल गवर्नमेंट है, ना ही आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट है। अब यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि वो चीज क्यों कही थी मैंने, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि कुछ एक पावर आपकी स्टेट को दे दी जाती है, कुछ एक पावर जो है आपकी सेंटर को दे दी जाती है, ठीक है। और पॉलिटिकल पावर जो है वो शेयर की जाती है टू डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। और ये जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में हमेशा ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व भी हो सकता है और आपका फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ होते हैं आपके, स्टेट के अलग होते हैं, सेंटर के अलग होते हैं। ये तो हो गया आपका फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट ओनली वन, ठीक है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट का ही मेन जो है वो रोल रहता है। पॉलिटिकल पावर सिर्फ किसके पास होती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका फ्लेक्सिबल होता है और अनकोडिफाइड होता है, कि जिसको आप कोडिफाई नहीं कर सकते। और यहां पर हमने देखा था कि आपका फेडरल गवर्नमेंट में कोडिफाइड होता है, मतलब लिखा है, ठीक है, लिखा गया एक संविधान होता है आपका फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका फ्लेक्सिबल होता है और अनकोडिफाइड होता है, ठीक है। यहां पर फेडरल गवर्नमेंट में टू डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ होते हैं, आपका सेंट्रल लॉ और आपका स्टेट लॉ। और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, ओनली वन सेट ऑफ लॉ यूनिफॉर्म फॉर होल कंट्री जो है वो एक ही होता है, ठीक है। अब यूनिटरी गवर्नमेंट, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो कि यहां क्या बताया था कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, जहां सिर्फ पावर जो है वो आपके एक के पास होती है, ठीक है। फेडरल में क्या होता है, दो के पास होती है, मीन स्टेट के पास भी पावर होगी, सेंटर के पास भी पावर होगी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है। देखो कि यदि हम देखें कि हमारे कंट्री में क्या है, कुछ एक पावर आपकी जो है आपकी स्टेट को भी दी गई है और आपकी सेंटर को भी दी गई है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ओनली जो है आपका हमारा इंडिया जो है वहां पर फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि कुछ एक पावर यदि हमारे स्टेट और सेंटर को दी भी गई है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट में भी ये कहा गया है कि ओनली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट की पावर रहती है। यहां भी तो हमारे कंट्री में तो ऐसा ही है, भले ही हमें जो है वो इंडिया ऑल ओवर कंट्री के लिए यूनियन को अलग पावर दी गई, स्टेट्स को अलग अलग पावर दी गई, लेकिन ये भी बोला गया है कंकरेंट लिस्ट में, ये भी बोला गया है कि यदि ऐसा होगा कि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आए कि आपका स्टेट की को ज्यादा पावर है या सेंटर की किसी लॉ की को ज्यादा पावर है, तो सबसे सुप्रीम कौन होगा, आपका यूनियन सुप्रीम, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी यहां देखो कुछ एक कंट्रीज होती है ना फेडरल गवर्नमेंट, जहां पर स्टेट की अलग से सिटीजनशिप होती है और आपकी सेंटर की अलग से होती है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, सिर्फ हम सभी लोग चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें जो है वो सिर्फ एक सिटीजनशिप है, वो है इंडिया की, ठीक है। तो हम आधे जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट में आते हैं और आधे ही फेडरल गवर्नमेंट में। हमारी कंट्री में जो आपका यूनिटरी गवर्नमेंट भी फॉलो होती है, फेडरल भी, इसलिए इंडिया में क्या है आपका क्वासी फेडरल सिस्टम है, ठीक है, क्वासी फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो अभी जानते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी की पूरी पावर होती है, द लोकल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती, कोई सेपरेट आर नॉट सेपरेट, बट एक स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में अपने हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको पार्ट में डिवाइड किया होता है, लेकिन पावर सिर्फ और सिर्फ आपकी सिर्फ एक गवर्नमेंट को होती है, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट सेम एज अ सेंटर, लोकल गवर्नमेंट सेम एज अ सेंटर, लोकल गवर्नमेंट सेम एज अ सेंटर, इस तरह से काम करती है, ठीक है। और आपका कंपैरिजन क्या है यूनिटरी और आपका फेडरल में, वहां पर भी आपने समझा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए चार्ट के थ्रू, क्योंकि चार्ट में हमेशा ही चीजें अच्छे से समझ आ जाती, ठीक है। तो कंपैरिजन, कंपैरिजन यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट, तो आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है यूनिटरी में, ठीक है। फेडरल में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसमें सूटेबल टू स्मॉलेस्ट स्टेट को, मतलब ज्योग्राफी यूनिटी के हिसाब से या अपने हिसाब से यदि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देना चाहे तो दे सकती है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं कि उसको अलग से पावर है। रीजनल यूनिट जो है वो कैन एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी पावर को, डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। बट वहां पर कुछ ऐसा बताया नहीं गया, स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये पावर होगी, ये तो आ गया आपका यूनिटरी।
अब हम बात करें फेडरल में, तो वहां पर स्टेट को अलग पावर दी गई होती है और सेंटर को जो है वो अलग पावर दी गई। क्लियर डिवीजन ऑफ पावर ऑफ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया होता है। फेडरल यूनिट जो है वो कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर ऑफ द रीजनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये तो था हमारा सिस्टम, ठीक है। अब देखो फेडरल क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करती है, ठीक है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार थ्योरी में भी देख लेते हैं। आपका यूनिटरी गवर्नमेंट इज ऑफन टू डिस्क्राइब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। ये क्या होती है, आपकी केंद्रीकृत गवर्नमेंट होती है, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है। इसमें सारी पावर हेल्ड की जाती है बाय द गवर्नमेंट, जो कि बिलोंग करते हैं सिर्फ सिंगल गवर्नमेंट को जो है वो सारी पावर दी गई है। सेंट्रल एजेंसी को सारी की सारी पावर दी गई होती है। आपका सेंट्रल नेशनल गवर्नमेंट क्रिएट लोकल यूनिट, जो आपका गवर्नमेंट होती है ना, वो क्रिएट करती है सिर्फ और सिर्फ एक लोकल यूनिट, ठीक है। अपन गवर्नमेंट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो क्रिएट करेगी, ठीक है। और दोज लीगल गवर्नमेंट हैव ओनली दोज पावर, जो कि मतलब लोकल गवर्नमेंट को वही पावर दी जाएंगी जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपनी चॉइस से, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के, अपनी विलिंग हिसाब से जो है वो देना चाहे तो। अदरवाइज कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपका आप लोकल गवर्नमेंट को जो है वो पावर मिलेगी, ठीक है। ये था आपका यूनिटरी। फेडरल में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट इज वन, एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर पावर ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको डिवाइड किया जाता है आपका सेंट्रल और सेवरल अदर लोकल गवर्नमेंट में। जैसे कि अभी हम देखें कि हमारे इंडिया में सेंटर को अलग से पावर है, स्टेट्स को अलग से पावर है, कनकरेंट लिस्ट दी गई है कि आप जो है वो स्टेट भी पावर लॉ बना सकती है, आपकी सेंटर भी बना सकती है वहां पर, ठीक है। ये भी बात बोला है कनकरेंट लिस्ट में कि यदि स्टेट लॉ बनाए, सेंट्रल लॉ बनाए, तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो आपका सेंट्रल लॉ जो है आपका सुप्रीम, ठीक है। तो एंड अथॉरिटी सुपीरियर, दोनों ही अथॉरिटी सुप्रीम होती है, आपका लोकल एज वेल एज आपका सेंटर एंड द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। वो क्या करती है, डिवीजन करती है अपनी पावर का ज्योग्राफिकल बेसिस पर, एंड विच कैन नॉट बी चेंज, जो कि चेंज नहीं होता द गवर्नमेंट लोकल एंड नेशनल लेवल अलॉन्ग, ठीक है। और बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली किसके बिहाफ पर काम, पीपल किसके बिहाफ पर काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पीपल के बिहाफ पर, थ्रू देयर ओन सेट ऑफ लॉ, ठीक है। कि हमेशा ही दोनों, चाहे यूनिटरी गवर्नमेंट है चाहे आपका फेडरल गवर्नमेंट है, वहां पर देखो अभी हमारे कंट्री में भी जनता सुप्रीम है, ठीक है, पीपल सुप्रीम है ना, कि ऐसे बोला जाता है लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा किया गया शासन, ठीक है। तो वैसा ही सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ एक पावर दी गई है, 50 अदर इंडिविजुअल स्टेट के पास भी ऐसी ही पावर है, मतलब हमारे ऑल ओवर वर्ड्स में, ठीक है, वर्ड में। तो आपका द डिवीजन ऑफ पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है जी, स्टेट को ये दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रेसिडेंट होंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए आपके चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, और एक गवर्नर होंगे। तो इस तरह से है, ठीक है। रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, आपका लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, ये था आपका यूनिटरी एंड आपका यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन आपका लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक मिनट। यहां हम देखो, यहां हमने देखा था कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, ये तो हमने देख लिया कि आपका यूनिटरी एंड आपका फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन आपका लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आज सेपरेट होती है और इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से। जैसे कि हमारे इंडिया में है, देखो हमारे इंडिया में कैसा सिस्टम है, गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, आपकी लेजिस्लेटिव होती है, आपकी एग्जीक्यूटिव होती है और आपकी है जुडिशियल। लेजिस्लेटिव जो है आपकी लॉ बनाएगी, लॉ मेकिंग का पावर दिया गया है इसको, ठीक है, लॉ बनाएगी, ठीक है, लॉ मेकिंग। और एग्जीक्यूटिव क्या करती है, टू एग्जीक्यूट द लॉ, ठीक है, टू एग्जीक्यूट, एंड जुडिशरी टू इंटरप्रेट द लॉ, इस तरह से काम करती है। तो यहां पर भी यही बोला गया है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव जो है वो अपना अलग से काम करता है, उसके पास अलग से पावर होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है।
और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? आपका प्रेसिडेंट होता है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे इंडिया में यही तरह की जो है गवर्नमेंट होती है, आपकी यूनिटरी होती है, फेडरल होती है। ये आपको बता दिया गया है कि हमारे इंडिया में क्वासी फेडरल जो है वो गवर्नमेंट काम करती है। ये हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव क्या होती है? ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट होती है और वो सेपरेट इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा? आपका प्रेसिडेंट होगा, वहां पर प्रेसिडेंट ही सुप्रीम होता है। एंड चूजन इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांचेस, जो कि चूज किया जाता है किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव ब्रांचेस, जो भी लेजिस्लेटिव आपके ब्रांच में जितने भी मेंबर होंगे ना, वो आपको चूज करेंगे आपके प्रेसिडेंट को, ठीक है। एंड पावर नॉट सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटिव ब्रांच, ठीक है। और उसके पास व्यापक शक्तियां होती हैं, ठीक है, जो कि किसी भी विधायी शाखा के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन नहीं होती, ठीक है। यूजुअली हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरह हम बात करें तो वहां पर क्या है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रोवाइड करता है सेपरेशन ऑफ पावर को बिटवीन द ब्रांचेस, ठीक है। और आपका यूनाइटेड स्टेट इज अ वर्ड लीडिंग एग्जाम्पल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपका यूनाइटेड स्टेट क्या है? एक लीडिंग एग्जाम्पल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इनफैक्ट हम बात करें, यूएस इन्वेंटेड फ्रॉम दिस फॉर्म, ठीक है। और बोला है हालांकि हम बात करें कि अमेरिका ने ही इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो है वो आविष्कार किया, मतलब सबसे पहले हमारी यहां पर ही आई थी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ऑल्सो फाउंड इन अ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने डिस्कस कर लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? आपका फेडरलिज्म इन इंडिया में क्या है, इसको हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आपका अमेरिका में क्या है, कनाडा में क्या है, इंडिया में क्या है, इसका हम कंपैरिजन जो है वो नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है? हमने देख लिया आपका प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जहां पर प्रेसिडेंट का ही रूल चलता है। अब देखते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस जो है वो बनाई जाती हैं, ठीक है। सेम इलेक्टेड ऑफिशियल्स, ठीक है, जो है बोले है वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस जो है वो बनाई जाती हैं सेम इलेक्टेड ऑफिशियल्स के द्वारा, ठीक है। वंस लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या है? वो इलेक्ट होती है और लीडर जो होता है ना उस पॉलिटिकल पार्टी का, जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी होती है ना, वो एग्जीक्यूटिव का लीडर बनता है, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे में पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल भी था, ठीक है। अब यहां पर आया पार्लियामेंट्री कि जैसे कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो लीडिंग पार्टी का जो भी जिसके पास ज्यादा मेच्योरिटी होगी उसका एग्जीक्यूटिव लीडर होगा, उसे हम प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूज करेगा अदर एग्जीक्यूटिव टीम को, अपना जो एग्जीक्यूटिव टीम बनाएगा वो, ठीक है, तो उसको वो खुद से चूज करेगा। और अपनी कैबिनेट को, मतलब कैबिनेट जो कि एग्जीक्यूटिव टीम जिसे कैबिनेट बोलते हैं, जिसको बनाएगा तो वो खुद से चूज करेगा कौन कौन से मंत्री को, किस किस जो मंत्री है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको कैबिनेट में जो है वो मिनिस्टर बनाना है, ठीक है। और अदर लेजिस्लेटिव ब्रांचेस मेंबर, ठीक है, जैसे कि आपका ब्रिटेन है, कनाडा है, ठीक है। और इंडिया में भी ऐसा ही सिस्टम होता है। और मेजोरिटी ऑफ ऑल अदर गवर्नमेंट जो है वो टुडे हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, यहां पर क्या है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो ये था हमारा। और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म हमारे इंडिया में कैसे है, आपका कनाडा में क्या है, और आपका यूनाइटेड स्टेट में किस तरह से, ठीक है। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या रोल है, इन सभी को हम नेक्स्ट सेशन में जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। देन डू लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये हमारा यूट्यूब चैनल है और साथ ही साथ आपको ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। यहाँ हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 10 स्टार्ट करिए। आपके 2-3 दिन में जो है आपकी मतलब हार्डली 5-6 क्लासेस में जो आपका
ये यूनिट 10 जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।